इफ यू रिमेम्बर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैथमेटिकल एप्लीकेशंस देखा था इक्विलिब्रियम स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स का, और उनमें से 4 पॉइंट की बात की थी मैथमेटिकली जो काम आते हैं अपने। एक पॉइंट था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम बराबर हो जाते हैं। दूसरा था ऐसा होने से रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है लाइक कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, कलर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, ये सब चीजें ये टाइम के साथ चेंज होनी बंद हो जाती है, दैट मींस कांस्टेंट हो जाती है। तीसरी चीज देखी थी कि अगर एक टिपिकल रिएक्शन लिख दे अल्फा ए प्लस बीटा बी गिविंग गामा सी प्लस डेल डी, तो उसके लिए के इक्विलिब्रियम किसके बराबर हो जाएगा, तो एक पूरा एक्सप्रेशन निकाल के रखा था एट इक्विलिब्रियम। इफ सिस्टम इज नॉट एट इक्विलिब्रियम दैट इक्वलिटी विल नॉट बी वैलिड, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट देखा था। और चौथी बात की थी कि अगर मैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के केसी या केपी की बात करूं तो उनके वैल्यूज जो होंगे फॉर अ गिवन रिएक्शन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन वो कांस्टेंट होंगे। इफ यू आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर दे आर गोइंग टू डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो ये सब बातें की थी और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, और उसी सीक्वेंस में 7 क्वेश्चन करने के बाद 8वें क्वेश्चन पे आई थिंक जब आए थे तो वहां पे हम लोगों ने बात की थी कि इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एंड यू हैव टू रिपोर्ट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, एंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट वेरी करेक्टली एंड द आंसर इज 0.3 मोल, नॉट 0.03, इट विल बी राजदीप 0.3 मोल। ठीक है, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर कैसे लाएंगे। तो इफ यू रिमेंबर दैट क्वेश्चन, वहां पे CH3OH गैसियस CH3OH के थर्मल डिकम्पोजिशन की बात थी, और रिएक्शन जो दिया गया था वो था CH3OH गैस गिविंग CO गैस प्लस 2H2 गैस, और इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू रिपोर्टेड था 2.16 into 10⁻⁻² एट द टेम्परेचर 25 डिग्री C। और फिर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात की गई थी एक कंटेनर में, एंड लकीली दिस टाइम कंटेनर वाज हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर। तो अगर एक मिस्टेक वॉल्यूम भूलने की कर भी दोगे तो इस क्वेश्चन में काम चल जाएगा, बट हम लोग अपनी आदत खराब नहीं करेंगे। जब भी वॉल्यूम 1 भी रहेगा तो डिवाइडेड बाय 1 जरूर लिखेंगे मोल्स में, क्योंकि हम लोगों को कंसंट्रेशन दैट मींस मोलरिटी यूज करनी है ना। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट इक्विलिब्रियम, इस रिएक्शन का Kc को हम लोग जब ये करेंगे कि CO के कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का रेज टू 1 होगा, मैंने बोला एक कोफिशिएंट 1 रहे तो भी लिखने की आदत डालो ताकि मिस्टेक ना हो, कभी कोफिशिएंट मिस ना हो, इनटू H2 गैस का मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम रेज टू 2। अभी मैंने बार बार वही बोला, लास्ट क्लास में बोला था, जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट दिखाऊं ना अब से, तो मान लेना मैं मोलरिटी की बात कर रहा हूँ, और जब पार्शियल प्रेशर लिखना होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, P ऑफ CO ऐसा लिखूंगा। ठीक है, तो अभी जब तक मैं स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा हूँ कंसिडर इट एज मोलरिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय CH3OH गैस का कंसंट्रेशन या मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम रेज टू 1। अब इसमें जो डेटा दिया हुआ है वो Kc का डेटा ऑलरेडी पता है अपन को, 2.16 into 10⁻⁻² दिया हुआ है। CO के मोल्स दिए हुए थे 0.06, तो 0.06 मोल्स है डिवाइडेड बाय रेज टू इनटू H2 के मोल्स नहीं दिए हुए थे, इनफैक्ट पूछे जा रहे थे, मतलब x मोल दिया हुआ था और x ही बताना था, x/1 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय CH3OH के मोल जो थे वो 0.25 थे, तो 0.25 बाय 1 रेज टू 1, और इसी को सॉल्व कर जाना है, विल बी गेटिंग x इक्वल 0.3। ठीक है, दैट इज द वैल्यू व्हिच वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कहीं भी डाउट रहे पूछ लोगे, अदरवाइज इसको नोट कर लो जिन लोगों का नहीं आया, देन विल मूव फॉरवर्ड। चलो नाउ ये बात थी पिछले क्लास के दिए हुए होमवर्क क्वेश्चन की, जिसका सॉल्यूशन जिसका आंसर जो है वो 0.3 आया था, दिस इज द मेथड, है ना। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैंने जो लास्ट सेंटेंस आज भी बोला मैंने कंसेप्चुअल पॉइंट्स दिए, तो पॉइंट क्या था कि फॉर अ गिवन रिएक्शन विद अ गिवन रिप्रेजेंटेशन वैल्यूज ऑफ Kp एंड Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो आज भी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें टेम्परेचर वेरी नहीं करवा रहे हैं हम। एंड में बार बार मैंने बोला कि जब भी मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करूंगा वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट वगैरह देखेंगे और वहीं से सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। बट अदरवाइज जब तक मैं उस सेक्शन तक ना पहुंच जाऊं, डेफिनेटली टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट थ्रू द डिस्कशन। ठीक है, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी सेंटेंस को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। मैंने बोला था फॉर अ गिवन रिएक्शन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन
वैल्यूज ऑफ केपी एंड केसी दोनों आपस में बराबर हो ये भी जरूरी नहीं है, केसी अलग हो सकता है, केपी अलग हो सकता है, तो वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी दो चीजें हैं जो मैटर करेंगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। एक चीज है कि तुम केसी की बात कर रहे हो कि केपी की बात कर रहे हो। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि केसी और केपी आपस में कैसे रिलेटेड है फॉर द सेम रिएक्शन विद द सेम गिवन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर मान लो सिर्फ केसी या सिर्फ केपी की बात कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करेगा, इसकी भी बात करेंगे। So that is our today's section in which we are going to talk about factors which are going to affect the equilibrium constant at a given temperature. मतलब टेम्परेचर अभी चेंज नहीं कर, ठीक है। So that is our next topic. कौन से वो फैक्टर्स हैं? तो सबसे पहले केसी केपी का ही मसला हल कर लेते हैं एंड विल बी टॉकिंग अबाउट डेफिनेटली केसी केपी क्यों आया था, क्योंकि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एक्टिव मास यूज कर रहे थे। एंड जैसे मैं केपी की बात कर रहा हूँ वी आर टॉकिंग अबाउट गैस फेज रिएक्शंस, है ना। सो हम लोग केपी केसी का मसला हल करने वाले हैं। सो विल बी राइटिंग यूनिट ऑफ एक्टिव मास और गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन लिख के बैलेंस किया हुआ है, अब उसी के केपी या केसी की बात करें तो वो कैसे रिलेटेड है इसकी बात करें। गिवन रिप्रेजेंटेशन विद गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। तो मान लो एक टिपिकल रिएक्शन लेते हैं, जैसे फॉर रिएक्शन अल्फा ए, मान लो अल्फा ए सब गैस में भी ले लेते हैं, प्लस बीटा बी ये भी गैस में, गामा गैस प्लस डेल्टा ये भी गैस में, अभी के लिए गैस में ले लेते हैं, बाद में सॉलिड आएगा तो हट जाएगा क्योंकि एक्टिव मास उसका वन लेंगे सॉलिड। तो मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, इसका मैं एक बार तो केटी लिखूंगा और एक बार तो केसी लिखूंगा। तो एट इक्विलिब्रियम एंड ओनली एट इक्विलिब्रियम ये रिलेशन होता है। ओनली भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे एक काम कर सकते हैं, केसी लिखने के लिए हम लोग मोलरिटी यूज कर सकते हैं। और मैंने बताया अभी कि जब भी मैं मोलरिटी यूज करूंगा आई विल बी राइटिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जो एक्टिव मास के लिए इन जनरल लिखते हैं उसी को मैं मोलरिटी के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ आई हैव टू राइट पार्शियल प्रेशर मैं कैपिटल पी लिखूंगा। तो यहाँ पे इट विल बी सी गैस concentration at equilibrium raised to gamma, B gas at equilibrium raised to delta divided by A gas at equilibrium raised to alpha, B gas at equilibrium raised to beta, है ना। ये तो टर्म पढ़ा था हम लोगों ने कि एट इक्विलिब्रियम ये रिलेशन होता है, इसी के बेसिस पे आज का क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। अब अगर मैं केपी की बात करूं तो केपी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, partial pressure of C in ATM at equilibrium raised to gamma, partial pressure of D at equilibrium raised to delta divided by partial pressure of A at equilibrium raised to alpha and partial pressure of B at equilibrium raised to beta, है ना। यही दोनों तो रिलेशन है ना। अब इसको मैं मान लो बोल दिया 1 है, ये जो है वो 2 है। और एक और चीज है जो इन दोनों को रिलेट कर देगी वो है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोगों ने पीवी इक्वल्स एनआरटी पढ़ा था। पीवी इक्वल्स एनआरटी से पता चलता है कि पी कैन बी रिटन एज एन अपॉन वी आर, है ना। और एन अपॉन वी क्या हो गया, मोल पर लीटर अगर हम लोग बात करें तो एन अपॉन वी इज नथिंग बट मोलरिटी, दिस इज नथिंग बट मोलरिटी इनटू आरटी हो गया थर्ड, ठीक है। इसमें कहीं डाउट है तो पूछ लो। We are obviously using ideal gas equation. That means we are considering gases to be ideal. Any doubt up to this point? चलो आगे बढ़ते हैं ना। ये दूसरे और तीसरे को यूज करते हैं, मतलब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डी ए बी है, उनको मोलरिटीज के टर्म में लिख सकते हैं। इफ आई राइट फ्रॉम 2 एंड 3, देखो क्या हो गया, केपी इक्वल्स, ये हर जगह पार्शियल प्रेशर को उसकी मोलरिटी इनटू आरटी लिख सकते हैं। सो मोलरिटी इनटू आरटी लिखने के लिए वी नीड टू राइट, अभी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं जैसा मैंने पहले बोला कि स्क्वायर ब्रैकेट में मैं मोलरिटी लिखूंगा, सी की मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम रेज टू गामा इनटू आरटी रेज टू गामा हो जाएगा, है ना। पहला टर्म जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी है। दूसरा
बी का मोलरिटी एट इक्विलिब्रियम रेज टू डेल्टा इनटू आरटी रेज टू डेल्टा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू अल्फा की जगह मोलरिटी ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम रेज टू अल्फा इनटू आरटी रेज टू अल्फा हो जाएगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू बीटा की जगह हो जाएगा मोलरिटी ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम रेज टू बीटा इनटू आरटी रेज टू। क्लियर है पॉइंट ना? इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं, ये मोलरिटीज वाले टर्म सब एक जगह ले आते हैं और आरटी वाले टर्म एक साथ ले आते हैं। आरटी वाले टर्म में देखो क्या आएगा, आरटी रेज टू गामा प्लस डेल्टा माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, यही आ रहा है। नाउ इफ आई इंकॉर्पोरेट द वन, सो इनकॉर्पोरेट वन, देखो क्या हो गया, केपी टू केपी है, देन ये वाला पार्ट जो है वो केसी हो गया इनटू आरटी रेज टू गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब ये गामा प्लस डेल्टा माइनस अल्फा प्लस बीटा को हम लोग डेल्टा एनजी बोलते रहे हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में यूज भी किया है कई बार इसको। तो यहां हम लोग इसी को लिख सकते हैं केपी इक्वल्स केसी इनटू आरटी रेज टू डेल्टा एनजी। और ये डेल्टा एनजी क्या है, हम लोग यूज करते रहे थर्मोडायनेमिक्स में, कहाँ पे यूज किया था, डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी है ना, वहां पे यूज किया था इफ यू रिमेंबर। तो ये वही डेल्टा एनजी है, इसमें कोई डिफरेंट पार्ट नहीं है। इसको एक बार नोट कर जाओ, कहीं भी डाउट रहे तो पूछ लोगे, है ना, जिसको नहीं शर्माओगे नहीं, बिल्कुल पूछ लोगे आराम से। देखो इसी एक रिलेशन पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी इमेजिन करते चलो कि मान लो इसमें से कोई एक चीज सॉलिड होती, मान लो ए सॉलिड हो, तो सॉलिड के लिए एक्टिव मास 1 लेके चलते, वो ना तो यहाँ आता ना ही यहाँ आता, दैट्स व्हाई उसका इनटू आरटी भी नहीं आता, तो वो चीज अपने आप चली जाती है और फिर से डेल्टा एनजी आता है ना। ना तो आरटी रेज टू में अल्फा दिखता, ना ही यहाँ पर ए दिखता कहीं भी, है ना। चलो मैं फिर से एक बार पूरी कहानी रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोग लेट से भी ज्वाइन किए, कुछ लोगों को शायद बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो किसी भी दोस्त को पीछे छोड़ के चलना नहीं है, लोग पूरा समझते हैं एक बार। सबसे पहला काम क्या किया, मैंने रिएक्शन लिखा और इसके लिए मैंने बताया था, कुछ लोगों को स्टार्ट से ही बिल्कुल नहीं समझ में आया, ठीक है, तो मैं तुमको भी पूरा समझा रहा हूँ तो सबको समझ में आएगा ना। सो क्या किया है, रिएक्शन लिखा और मैंने पहले ही बताया था, रिएक्शन में इफ यू आर टेकिंग एक्टिव मास मोलरिटी अगर लेते हो तो के इक्विलिब्रियम को केसी बोलते हैं, अगर पार्शियल प्रेशर लेते हो तो के इक्विलिब्रियम को केपी बोलते हैं। तो केसी जब लिया तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलरिटी ऑफ सी रेज टू गामा इंटू मोलरिटी ऑफ डी रेज टू डेल्टा मोलरिटी ऑफ ए रेज टू अल्फा बाय इंटू मोलरिटी ऑफ डी रेज टू बीटा। ये चीज हम लोगों ने लिखना सीखा था एक्टिव मास में, और बोला था यहीं पर मोलरिटी लेना है तो केसी है, पार्शियल प्रेशर तो केपी है। दैट पार्ट इज क्लियर ना सबको? चलो दूसरा स्टेप क्या है, इसमें हम लोग चूंकि पार्शियल प्रेशर और मोलरिटी को रिलेट करना है, तो कैसे रिलेट किया, तो पीवी इक्वल्स एनआरटी से। पीवी इक्वल्स एनआरटी का मतलब है वी आर कंसीडरिंग गैसेस टू बी आइडियल वाली, तो ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेशर को मैं एन अपॉन वी इंटू आर टी कर सकता हूँ। एन अपॉन वी में देखो एन है मोल्स और वी है वॉल्यूम, सो एन अपॉन वी बिकम्स मोल पर लीटर, दैट मीन्स मोलरिटी है ना। तो पार्शियल प्रेशर इन एटीएम को मोलरिटी इंटू आर टी लिख सकते हैं। अब यहां से ध्यान से बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन का आंसर दो, यहाँ आर का वैल्यू क्या लेंगे? अगर मैंने पार्शियल प्रेशर इन एटीएम लिया है एंड इक्वल टू मोलरिटी इंटू आरटी लिख रहा हूँ, तो वहां आर का वैल्यू क्या होगा? कैपिटल आर, गैस कांस्टेंट जो है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर? देखो दोनों तरह के आंसर आ गए, संकेत ने बोला 8.314, बाकी दो लोगों तीन लोगों ने बोला 0.0821, बाकी सब लोग 0.0821 बोल रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने बोला पार्शियल प्रेशर एटीएम में है और यहाँ मोलरिटी है, मतलब मोल पर लीटर है। अगर वॉल्यूम लीटर एंड प्रेशर एटीएम रहे तो आर का 0. ये देखो ये एटीएम में है एंड दिस थिंग इज मोल पर लीटर, दैट्स व्हाई आर का वैल्यू होगा 0.0821 लेना होगा एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी केपी केसी हम लोग यूज कर रहे हैं वहां पर पार्शियल प्रेशर एटीएम में ले रहे हैं, मोलरिटी यूज कर रहे हैं मोल पर लीटर में, तो वहां आर का वैल्यू 0.0821 लेना होगा, ठीक है। तो दैट्स वन।
अब इन तीनों चीजों पे यूज करना है। केपी के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर की जगह मोलरिटी इंटू आरटी लिखा जा सकता है, वो यहाँ देखा है थर्ड इक्वेशन में, है ना। तो मोलरिटी इंटू आरटी लिख दिया, तो मोलरिटी इंटू आरटी रेज टू गामा का मतलब हो गया मोलरिटी रेज टू गामा इंटू आरटी रेज टू गामा। ये काम सी डी ए एंड बी सब के साथ कर दिया। अब इसमें से क्या हुआ, ये और ये एक साथ लिख दिया इंटू आरटी रेज टू, जो सब था सबको एक साथ कर दिया, आरटी रेज टू गामा इंटू आरटी रेज टू डेल्टा इज आरटी रेज टू गामा प्लस डेल्टा। और जो नीचे आ रहा है वो माइनस में चला जाएगा, देखो वही कर दिया है। अब इतना सब करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन बना है वो केसी का एक्सप्रेशन है, सो दैट्स व्हाई केसी केपी इक्वल्स केसी इनटू आरटी रेज टू दिस थिंग। अब इसी चीज को ये देखो क्या है, गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस गैसियस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, इसी को तो डेल्टा एनजी बोल दिया था, है ना। तो डेल्टा एनजी लिखते ही ये रिलेशन क्या आ गया, केपी इक्वल्स केसी इनटू आरटी रेज टू डेल्टा एनजी। ना यहाँ पे एक सवाल ये आया कि अगर मान लो कोई एक चीज सॉलिड हो जाएगी इसमें से, तो उसका एक्टिव मास जो होगा वो 1 ले लेना है, वो चीज डिसअपियर हो जाएगी यहां से भी और यहां से। दैट्स व्हाई वो ना तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ भी नहीं दिखेगा। मान लो ए सॉलिड, तो वो यहाँ नहीं दिखेगा, तो इसके एक्सप्रेशन में भी नहीं था, है ना, पार्शियल प्रेशर में भी नहीं था, तो वो यहाँ भी नहीं दिखेगा। स्टिल दिस पार्ट इज डेल्टा एन, है ना, गामा प्लस डेल्टा माइनस बीटा सिर्फ रह जाएगा, दैट इज ऑल्सो डेल्टा एन। हाँ, इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब है कि केसी का एक्सप्रेशन जो दिख रहा था उसकी जगह केसी लिख दिया। चलो बढ़ते आगे। अब इस रिलेशन को यूज करके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन थ्योरी टाइप से, लेकिन उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स में भी यूज करके देखेंगे इसको, 4-5 क्वेश्चन। सो वी हैव दिस रिलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी पूछते जाते हैं। सो देखो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने रिलेशन देखा है वो है केपी इक्वल्स केसी इनटू आरटी डेल्टा। नाउ अब 2-3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है कि अंडर व्हाट कंडीशन केपी विल बी इक्वल टू केसी। अगर मैं पूछूं फॉर केपी इक्वल्स केसी, क्या कंडीशन बताओगे तुम? What should be the condition that Kp should be equal, Kp becomes equal to Kc? डेल्टा एनजी जीरो राजदीप ने बोला है, डेल्टा एनजी जीरो अदिति ने भी बोला है। टी कांस्टेंट तो वैसे भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी टी कांस्टेंट होते हुए भी मान लो मैं केपी इक्वल्स केसी लिख सकता हूँ क्या? नहीं, दैट इज नॉट द कंडीशन। टी कांस्टेंट, टी ऑलरेडी कांस्टेंट है। डेल्टा एनजी जीरो एक लॉजिकल एंड मिल रहा है, लेकिन एक और एंड है, एक और एंगल है इस क्वेश्चन। देखो केपी इक्वल्स केसी का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी चीज है, आरटी रेज टू डेल्टा एनजी शुड बी इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, यही ना। इतना होने से समझ में आ, अब इतना होने के दो कंडीशन होते हैं, इसके दो सॉल्यूशन होंगे एक्चुअली। एक सॉल्यूशन होगा कि आरटी इटसेल्फ शुड बिकम 1, है ना, तो भी तो हो जाएगा ना, डेल्टा एनजी कुछ भी रख दो, डेल्टा एनजी 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, लेकिन 1 रेज टू कुछ भी रखो तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना। हिमांशु सॉलिड होके क्या फर्क पड़ेगा, वो सॉलिड वॉलिड करके ये सब फॉर्मूला निकाला है ना हम लोगों ने। मैथमेटिकली सोचना स्टार्ट करो, मैथ पे आ गए पूरा, कहानियां नहीं बनाने की है, कुछ भी बोल दी ना। देखो यार मैथ तुम्हारे सामने है कि केपी इक्वल्स केसी का मतलब है केसी इंटू 1 लिखेंगे तभी तो ऐसा होगा ना। तो केसी इंटू जो लिखा हुआ है दैट थिंग शुड बी 1, और उसके दो कंडीशन बन रहे हैं, या तो ये ब्रैकेट वाली चीज खुद ही 1 हो जाए, या फिर अगर ये 1 नहीं है तो फिर डेल्टा एन 0 हो जाए। ये तो दो कंडीशन है। अब इस कंडीशन में क्या समझ में आया कि t इज इक्वल टू 1/r। अभी कोई पूछ दे ये केल्विन में बताओ कितना होगा, तो डेफिनेटली r का वैल्यू कितना लेंगे बताओ, 0.081। वेरी गुड, सो दिस विल बी 1 अपॉन 0.0821, और ये आएगा केल्विन में अप्रोक्सीमेटली देखोगे 12.18 जैसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन हुआ कि Kp इक्वल्स Kc का कंडीशन दे और पूछे कि किस टेम्परेचर पे ऐसा होगा। अगर क्वेश्चन ये है देन आंसर क्लियर है, पॉइंट ना। लेकिन अगर टेम्परेचर ये नहीं है, टेम्परेचर अदर देन दिस वन है, तो फिर Kp इक्वल्स Kc कब होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन दिया रहेगा और फिर उसका डेल्टा एनजी चेक करेंगे, जिस रिएक्शन में डेल्टा एनजी 0 होगा उस रिएक्शन का Kp इक्वल्स Kc हो जाएगा। सो टेम्परेचर इक्वल्स 1/r, और उसी को मैंने बोला 12.18 केल्विन लगभग आता है। दिस इज वन कंडीशन, और ये हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा Kp इक्वल्स Kc।
लेकिन नॉर्मली ये टेम्परेचर देखो बहुत ही लो है, वेरी क्लोज टू 0 केल्विन है ना, 12.18। हम लोग जो एग्जिस्ट करते हैं वो टेम्परेचर नॉर्मली जनरल रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सी मान के चलते हैं। सो दैट्स वन टेम्परेचर विच इज 298 केल्विन, वेरी हायर देन। सो प्रैक्टिकली जो टेम्परेचर हम लोग डील करेंगे, तो ये सिर्फ एक टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर हो गया कि एट व्हाट टेम्परेचर Kp will be equal to Kc, that's one part। लेकिन अब अगर हम लोग इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर की बात करें, लाइक 0 डिग्री सी, 25 डिग्री सी, 27 डिग्री सी, 30 डिग्री सी, ऐसे टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो वहां पे अब हम लोग Kp Kc को कंपेयर करें। मान लो दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि इफ T is greater than 1 hour, which is equal to approximately 12.18 Kelvin, like at 0 डिग्री C or 25 डिग्री C or 27 डिग्री C, एक्सेट्रा। ये सब टेम्परेचर उनसे ज्यादा है जिसको हम लोग प्रैक्टिकली डील करते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर पे क्या होगा, ऐसे टेम्परेचर पे RT इज ग्रेटर देन 1 है ना, क्योंकि T इज ग्रेटर देन 1 बाय R है, RT इज ग्रेटर देन 1 है। सो नाउ अगर डेल्टा एनजी जीरो रहा तो अभी भी देखो केपी इक्वल्स केसी होगा, लेकिन अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव रहा तो केपी ग्रेटर देन केसी हो जाएगा ना। तो केपी बाय केसी इज इक्वल टू आरटी रेज टू डेल्टा। तो अगर डेल्टा आरटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस पर अगर पॉजिटिव पावर दे दो, यू विल बी गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 1। सो दिस विल बी, दिस होल टर्म और दिस थिंग will be greater than 1 if delta ng is positive, है ना। हम लोग क्या करेंगे, if इसमें कंडीशन डालेंगे, if delta ng is 0 then kp by kc is also equal to 1, that is kp is equal to kc। ये तो पहला कंडीशन हो तो कभी भी वैलिड है, लेकिन if delta ng is positive then kp by kc जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि आरटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उस पर पॉजिटिव पावर डाल दिया। मान लो जैसे 27 डिग्री सी लेते, 300 केल्विन पे इसका वैल्यू देखो, ब्रैकेट वाली चीज का वैल्यू 24.63, उसके ऊपर तुमने पावर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, देखो वो नंबर 1 से ज्यादा ही होता चला जाएगा। लेकिन अगर उस पर तुमने पावर -1 रखा तो फिर वो 1/24 हो जाएगा, दैट इज लेस देन 1, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो ये वैल्यू लेस देन 1, है ना। सो एंड तीसरा कंडीशन है, इफ डेल्टा एनजी इज लेस देन देन केपी बाय केसी इज लेस देन 1, दैट केपी लेस देन केसी। ठीक है, तो नॉर्मली तुमको केपी केसी के रिलेशन से रिलेटेड अगर टेम्परेचर वाला क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे केपी केसी बराबर कब होगा, लिख देंगे ये। लेकिन इसके अलावा केपी केसी को कंपेयर करने बोलेंगे, एंड इफ द टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड और इट इज गिवन लाइक एनीथिंग ग्रेटर देन दिस केल्विन, तो फिर डेल्टा एनजी चेक करके बताएंगे कि केपी बड़ा या केसी बड़ा या दोनों बड़ा। ठीक है, नोट कर जाओ, कहीं भी डाउट रहे तो पूछ। एक एग्जांपल देखें, है ना। मान लो मैंने 27 डिग्री सी लिया, तो आर टी एट, मान लो किसी ने बोला एट 27 डिग्री सी, दैट मींस इट इज 300 केल्विन। तो आर टी का वैल्यू हो जाएगा 24.63, क्योंकि 0.081 into 300 करोगे, यू गेट दिस वन। नाउ अब 24.63 raised to 0 is 1, 24.63 raised to 1 is 24.6, and 24.63 raised to -1, तो 1/24.63 है ना। ये वैल्यू देख लो, अपने आप समझ में आएगा। देखो जरा इसको, कि जब डेल्टा एनजी 0 रखा तो केपी बाय केसी 1 हो गया, डेल्टा एनजी 1 ग्रेटर देन 0 रखा तो केपी बाय केसी ग्रेटर देन 1 हुआ। जब डेल्टा एनजी नेगेटिव रखा तो केपी बाय केसी लेस देन 1 हो गया। क्लियर पॉइंट। अरे बाबा समझ गए तो नहीं लिखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा तो वो लिख लेंगे, सिंपल सी चीज है। बात है कि समझ में आई कि नहीं। किसी को एक लाइन में समझ में आता है, किसी को 4 लाइन में समझ आता है, बट पर्पस शुड बी कि समझ में आना चाहिए। तो उतना लिख लो जितने से समझ में आ जाए ना। चलो अभी बढ़ जाए आगे।
क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है। चलो अभी हटाता हूँ इसको, क्वेश्चन करके देखते हैं इसी के बेसिस पे। पहला है सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। चलो जी, आर्या ने आंसर किया 0.224। I'll be waiting for other people to report the answer. Any other answer or same answer? Ashwit ने बोला 0.001। ओके, I'll wait again. रिया ने तीसरा आंसर बोला 0.01। तीन लोगों ने तीन अलग अलग आंसर किया। इकरा ने बोला 0.001। संकेत ने बोला सेम आंसर, दैट मीन 0.224। तीन टाइप के अलग अलग आंसर्स दिए जाते। निखिल ने भी बोला सेम आंसर। स्टोरी का सॉन्ग बनाना पड़ेगा क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहला सवाल, जो काफी लोगों का इशू रहा है, व्हाट इज डेल्टा एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन? अदिति ने बोला 0.01। तीन टाइप के आंसर तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली दिखे मुझे। Now Aditi is claiming 1, Riya is also saying 1, Arya is also saying 1. Then Arya, कैसे तुम्हारा आंसर 0.4 आ जाएगा? Nikhil is saying 0. Okay. Let's say अगर मैं बोलूं कि डेल्टा एनजी कितना है, if you remember delta Ng is coefficient of gaseous product minus coefficient of gaseous reactant. ये gaseous product है, इसका coefficient 3 माइनस, यहाँ ये गैस है लेकिन ये क्या है, जरा ध्यान से देखा क्या? It is not gas, it is solid. This is simply 3 minus 2 and that is 1, not 0. So if I know Kp equals Kc into RT raised to delta N. So Kc Kp upon RT raised to delta N. And Kp is given as 0.224. So RT में 0.0821 into 273 लेना होगा, जीरो मत ले लेना, केल्विन में लेना है टेम्परेचर, एंड देन रेज टू 1. Now if you remember, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, that is approximately 22.4. ऐसे जाओगे तो 22.41 समथिंग ऐसा जाएगा, लेकिन ठीक है, इतना 22.4 मान लेते हैं। और उसके बाद अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो भारी मिस्टेक, वहां पे गलती करना इज नॉट एक्सेप्टेबल। काफी लोगों ने किया है। तो 0.224 by 22.4 is not 0.001, it's 0.01, है ना आंसर। चलो काफी लोगों का राइट आया था, बट बहुत सारे लोगों का मिस्टेक हुआ है। तो चेक योर पैटर्न ऑफ मिस्टेक। एक तो डेल्टा एनजी में सिर्फ गैसियस प्रोडक्ट रिएक्टेंट लेने हैं, और दूसरी कहानी ये है कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। चलो हो गया सब लोगों का। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। This is your second question. Try to solve it by yourself. Just read it out once. Kp for a gas phase reaction at 27 degrees C is 75 atm. Calculate Kc for the same reaction at 27 degrees C. Kashvit ने बोला 75. Okay. You are reporting your answer or you are asking some question? Question जो है वो लिखा हुआ है इंग्लिश में, फिर से read. I can read it out again. Krishna is saying answer will be same. Same is not a numerical answer, Krishna. I'll just read it out again. Kp for a gas phase reaction at 27 degrees C is 75 atm. Calculate Kc for the same reaction. So Ikra is saying 75. Okay. Inansu is saying, sir, please wait. Okay, I'll wait. Siddhant 75. Okay. Arya is also saying 75 atm. केसी की बेइज्जती नहीं हो जाएगी आर्या अगर तुमने उसको एटीएम में रिपोर्ट कर दिया तो? चलो भैया, मामला 75 पे अटका हुआ है। जरा मेरे को बताओ इसका डेल्टा एनजी कितना है इस रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है उसका। व्हाट इज डेल्टा एनजी ऑफ द रिएक्शन? नॉट गिवन तो ओके है संकेत, लेकिन कास्पिक तुमने जीरो कैसे बताया? अगर नहीं सही, डेल्टा एनजी इज जीरो। बैलेंस्ड रिएक्शन का डेल्टा एनजी हमेशा जीरो होता है। PCl5 giving PCl3 plus Cl2, is it having delta Ng zero?
आरटी का वैल्यू मोर देन 1, दैट्स ओके, उससे क्या फर्क पड़ता है? डेल्टा एनजी कैसे डिसाइड हो जाएगा उससे? मैं 50 रिएक्शन लिख सकता हूँ जिसका आरटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, कि डेल्टा एनजी से क्या रिलेशन है आरटी का? डेल्टा एनजी तो रिएक्शन से पता चलता है ना। रिएक्शन में देखते हैं गैसेस प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना है, गैसेस रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट कितना है, जैसा यहाँ किया था। यहाँ आरटी का वैल्यू कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? और यहाँ सिर्फ डेल्टा एनजी ग्रेटर देन लेस देन से कहानी नहीं काम चलेगी, डेल्टा एनजी एग्जैक्टली कितना ये पता करना है ना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्योंकि इक्वेशन में आरटी रेज टू डेल्टा एनजी को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा ना। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि डेल्टा एनजी दिया हुआ नहीं है, रिएक्शन दिया रहता था तो हम निकाल लेते, लेकिन यहाँ रिएक्शन दिया हुआ नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन आया, गैस फेज होने से क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, गैस फेज होने से क्या सबका डेल्टा एनजी जीरो हो जाता है? अभी जस्ट एक रिएक्शन बोला है, ये भी तो गैस फेज रिएक्शन था, इसका डेल्टा एनजी जीरो था क्या? फिर ऐਵੇਂ ही कुछ बोलोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, है ना। सो वी शुड हैव अ लॉजिक ऑफ दैट। सो इफ आई हैव नॉट गिवन द रिएक्शन, I don't know the delta Ng from the reaction itself because I cannot observe the coefficient of the reactants and the products. But अगर वो reaction नहीं देगा, then we need to see the unit of Kp given. ठीक है, यहाँ देखो पिछली बार मैंने सिंपली Kp का वैल्यू दे दिया था और Kc का वैल्यू पूछ दिया था, यूनिट वगैरह की बात नहीं हुई थी। लेकिन इस क्वेश्चन में Kp का वैल्यू देखो यूनिट के साथ दिया हुआ। तो जब भी मैं तुमको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं कि क्वेश्चन में किस तरह से तुमको ऐसा घुमाया जा सकता है, तो उन्होंने रिएक्शन ही नहीं दिया और फिर केपी केसी का रिलेशन पूछ रहे हैं, दैट मींस केपी देके केसी पूछ रहे हैं। सो डेफिनेटली दैट टाइम यू नीड टू ऑब्जर्व द यूनिट ऑफ केपी। सो इफ यू सी, सबसे पहले तो एक नोट लिख लेंगे कि यूनिट ऑफ केपी और यूनिट ऑफ केसी क्या हो। इफ यू सी द एक्सप्रेशन, लाइक हम लोगों ने क्या लिखा था अल्फा बीटा वाले में, प्रेशर ऑफ सी रेज टू गामा into pressure of D raised to delta by pressure of A raised to alpha into pressure of B raised to beta। तो यूनिट में बात करेंगे तो वही हर जगह प्रेशर में ATM raised to gamma into ATM raised to delta by ATM raised to alpha into ATM raised to beta हो जाएगा ना। तो वो क्या हो गया, फॉर गैस फेज रिएक्शन अगर Kp की बात की जा रही है और उसकी यूनिट की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यूनिट ऑफ Kp will be ATM raised to delta Ng हो जाएगा ना फिर से, ठीक है। ATM raised to gamma into ATM raised to delta by ATM raised to alpha into ATM raised to beta। वो क्या हो गया, ATM raised to gamma plus delta minus in bracket alpha plus beta, that is ATM to delta Ng। और यूनिट ऑफ Kc क्या हो जाएगा, that will be जहां ATM है उसकी जगह मोल पर लीटर raised to delta Ng हो जाएगा। नो, अगर मान लो गैस फेज नहीं है, एक्वस फेज रिएक्शन है, तो Kp तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वहां पे सिर्फ Kc की बात होगी। तो वहां पे हम लोग बोलेंगे सिर्फ यूनिट ऑफ Kc की बात, एंड दैट मोल पर लीटर रेज टू डेल्टा एन एक्वस बोलेंगे, मतलब एक्वस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस एक्वस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट, ठीक है। जहां गैसेस बोल देते उसकी जगह एक्वस बोल दिया, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अगर जाओगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एटीएम रेज टू डेल्टा एन जो होना चाहिए था वो सिंपली एटीएम, दैट मींस डेल्टा एन कितना हो गया, व्हाट इज डेल्टा एन है, 1 हो जाएगा। सो वी आर सेइंग कि डेल्टा एन इज 1। तो ये पता करने का एक तरीका था कि रिएक्शन देख के पता करें, रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो यूनिट ऑफ केपी एंड केसी देख के पता कर सकते हैं। और अगर ये मिल गया तो फिर से केसी जो पूछ रहा है ना, दैट वाज केपी बाय आरटी रेज टू डेल्टा एन। तो यहाँ पर ये 75 बाय आरटी का वैल्यू देखो मैंने बताया था 24.63 होता है ना, तो 24.63 रेज टू 1 इज 24.63 ओनली। तो अप्रोक्सीमेटली चेक करोगे तो 3.045 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अगर यूनिट के साथ रिपोर्ट करना है तो यूनिट क्या होगी, डेल्टा एन 1 रहे तो यूनिट मोल पर लीटर, ये लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो, दैट विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन, है ना। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो 3.04 अगर सिंपली लिखा हुआ है विल टिक दैट, अगर यूनिट के साथ बात कर रहा है तो मोल पर लीटर विल बी द यूनिट ऑफ केसी, बिकॉज केपी की यूनिट यहाँ एटीएम है। क्लियर है पॉइंट? चलो नोट कर जाओ, जिनको डाउट है वो पूछ लोगे, अदरवाइज ये भी एक नोट पे लिख लेना इसको।
keep it as a no. ओके कोमल, आई रिपीट इट अगेन। क्या मैंने बोला कि यूनिट ऑफ केपी जो होता है ना वो एटीएम रेज टू डेल्टा एच, ठीक है। यूनिट ऑफ केसी जो होता है वो मोल पर लीटर रेज टू डेल्टा एच। वो देखो ना केपी इक्वल समथिंग लिखा था ना, उसमें सब जगह यूनिट डाल दो, तो यूनिट डाल के देखोगे एटीएम रेज टू डेल्टा एच आ जाएगा। और केसी वाले एक्सप्रेशन में मोल पर लीटर डाल दोगे हर मोलरिटी की जगह, इंडिकेटिव मोल पर लीटर रेज टू डेल्टा एच। तो अगर रिएक्शन दिया हुआ था पिछले क्वेश्चन में तो रिएक्शन देख के डेल्टा एन निकाला था, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दिया हुआ है तो जो भी केपी या केसी का वैल्यू दिया हुआ है उसकी यूनिट देख के निकालना है डेल्टा एन। तो मैंने बोला इन जनरल केपी की यूनिट जो होती है एटीएम रेज टू डेल्टा एन, और यहाँ पर दिया हुआ है वो एटीएम, एटीएम स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, क्यूब नहीं दिया हुआ है, पर एटीएम नहीं दिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई एटीएम दिया हुआ, मतलब एटीएम रेज टू डेल्टा एन इज नथिंग बट एटीएम रेज टू 1, सो डेल्टा एन इज 1। जैसे ही डेल्टा एन मिल गया, केसी केपी का रिलेशन देखा था, केसी वाज केपी बाय आरटी रेज टू डेल्टा एन। केपी का वैल्यू 75, आर का वैल्यू 0.081, टी का वैल्यू 300। 300 क्यों? क्योंकि डिग्री सी में नहीं लेना, केल्विन में टेम्परेचर। 300 into 0.0821 होता है 24.63 रेज टू डेल्टा जी। अभी जस्ट डिसाइड किया 1 होता है, 1 रख दिया। 75 बाय 25 होता तो 3 आता, 25 से थोड़ा कम है तो 3 से थोड़ा ज्यादा आएगा, है ना, 3.045 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है ना कोमल? कोमल आर्या दोनों ने पूछा था, इज इट ओके? चलो गुड, आगे बढ़े। चलो जी थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। कौन से रिएक्शन या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं रिएक्शंस जिनका केपी लेस देन केसी? ऑप्शन ए, दीज आर 4 ऑप्शंस, एक या एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। चलो जी, काशफित और रिया ने डी बोला है, हिनांशु ने बी एंड सी बोला है, सिद्धांत ने भी डी बोला है, अथर्वा ने भी डी बोला है, आर्या भी डी बोल रही है, ध्रुव का भी डी है, इकरा का भी डी है। सब लोग डी पे आ गए। राजदीप ने भी डी बोला। ओके, काफी लोग डी बोल रहे हैं। तो ये बी एंड सी का क्या चक्कर हो गया? ध्यान से देखो, केपी लेस देन केसी का मतलब है वी वांट, और टेम्परेचर देखो 25 डिग्री सी बोला है, तो देखो ना अपने पास तो नोट्स में है ना। खुशी बोल रही है ए एंड बी, ये तो अलग ही ऑप्शन हो गया खुशी तरह। क्या देखा था? ये कंडीशन चाहिए एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1 बाय आर। अगर ये कंडीशन चाहिए तो डेल्टा एन शुड बी लेस देन 0, है ना, ये होना चाहिए। और डेल्टा एन जी का वैल्यू अगर चेक करोगे, डेल्टा एन जी का वैल्यू चेक करोगे, इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए 1 आएगा, इसके लिए भी 1 आएगा, और इसके लिए -2 आएगा। तो कौन सा रिएक्शन है जिसका डेल्टा एन जी लेस देन 0 है? दैट इज द थर्ड फोर्थ ऑप्शन ओनली, दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकेत देखो ना, NH3 का कोफिशिएंट 2 था, तो गैसियस प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस गैसियस रिएक्टेंट में N2 + 3H2 था, है ना, तो 2 - 1 + 3, तो 2 - 4 इज -2। सिंपल, क्लियर ना? रिएक्शन देख लो एक बार। N2 + 3H2 गिविंग 2 NH3 था, तो NH3 का कोफिशिएंट 2 माइनस रिएक्टेंट दोनों गैसियस है, तो 1 + 3 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 - 4 इज -2। सिंपल। ये काम तो हम लोगों ने वो डेल्टा एच इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आरटी के टाइम पे बहुत किया है ना, तो ध्यान से रखने का। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाँ जी, ये 4 रिएक्शन है, इस बार ऑप्शन नहीं दिए, ये 4 रिएक्शन है जिनको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज ऑफ केसी अपॉन केपी एट 27 डिग्री सी। अरेंज करके बताओ जरा ऑर्डर, ध्यान से डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। Inansu is saying BCDA, BCAD. Ikra is saying 2314. अथर्वा इज सेइंग जस्ट अपोजिट 4132। बाकी लोगों ने 2314, 2314। ओके, अभी तक मेनली 2 टाइप के आ रहे हैं, 2314 एंड 4132। एकदम सीधी मतलब एकदम उल्टी लड़ाई है, मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन से आंसर दिए जा रहे हैं। 2314, 4132, ये 2 आंसर्स आ रहे हैं। काशफित इज सेइंग 4132, मेनी पीपल आर सेइंग 4132, मेनी पीपल आर सेइंग 2314। चक्कर वही है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। कुछ लोग हैं जो जाल में फंस गए ऑब्वियसली, कुछ लोग हैं जो जाल में नहीं फंसे। अदिति सिंह 4132, क्राई सिंह नो 4132। तो देख लो एक बार, मैं तब तक
सवाल क्या है, डेल्टा एन को पता करना ही पड़ेगा। तो डेल्टा एन जी अगर पता करें तो इसका देखो 0 है, इसका 0 आ रहा है, इसका अगर देखें तो 3 आ रहा है, इसका अगर देखें तो 1 आ रहा है, इसका अगर देखें तो -2। नाउ इस बार कंपैरिजन पूछा है, केपी केसी लेस देन ग्रेटर देन नहीं पूछा है। और अब लोगों ने पकड़ना स्टार्ट किया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, आएगा, जाल में फंसना नहीं। केसी बाय केपी लिखा है, नॉर्मली हम लोग केपी अपॉन केसी रट्टा मारते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पे सॉल्व करते हैं। वी नीड टू सी वी हैव दिस टाइम केसी अपॉन केपी एंड व्हिच इज आरटी रेज टू माइनस डेल्टा, या फिर ऐसा कर दो केपी अपॉन केसी विल बी 1 बाय आरटी रेज टू डेल्टा एन, और आरटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 27 डिग्री पे बात हो गई। तो डेल्टा एन जी ज्यादा हुआ तो केसी अपॉन केपी कम होगा, है ना। हम तो लिखेंगे यहां से आरटी इज ग्रेटर देन 1, हेंस ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ डेल्टा एन लेस विल बी वैल्यू ऑफ केसी अपॉन केपी, है ना। दैट्स व्हाई ध्यान से देखो, डेल्टा एन जी को अगर हम लोग अरेंज करें तो सबसे कम जो है, क्योंकि उसका केपसी बाय केपी सबसे ज्यादा होगा, तो जो सबसे कम है वो 4th का है, उससे ज्यादा 1 का है, उससे ज्यादा 3 का है, और उससे ज्यादा 2 का है। तो केसी अपॉन केपी, ये जो मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। 4 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी, जिनका गड़बड़ हुआ या फिर थोड़ी सी क्लैरिटी कम है नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इनफैक्ट जबरन एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डिफाइन किया जाता है, अगर दे दिया तुमको तो कैसे हैंडल करेंगे उसकी बात करेंगे। सेकेंड वाले में 3 कैसे है, ये देखो 2 + 1, और यहाँ ध्यान से देखो फिर से ये सॉलिड है, तो 2 + 1 -0 रखना होगा, कोई भी गैसियस रिएक्टेंट है ही नहीं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी जबरन एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया जाता है, वो ऑथेंटिक नहीं है, वो यूज होता नहीं है, तुमको डिफरेंट असाइनमेंट्स में, मटेरियल में, बुक में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन अगर दिख गया तो कैसे हैंडल करने का है। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन दैट कंसीडर, एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है kx, ठीक है, kx टू बी एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, वो नॉर्मली मोलरिटी लेते थे तो केसी बोलते थे, पार्शियल प्रेशर इन एटीएम लेते थे तो केपी बोलते थे। इस बार बोलते हैं मोल फ्रैक्शन को एक्टिव मास ले लो और बोलो, बताओ कि उसके हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो kx है। तो अगर ऐसा है तो इस kx को रिलेट करके बताओ जरा केपी के साथ। ठीक है, ट्राई करो जरा। चलो जो मैं तब तक माहौल बना देता हूँ और रिएक्शन, लोग अपना काम चालू रखो। और रिएक्शन अल्फा ए प्लस बीटा बी, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा वो देखना स्टार्ट, जो लोग आगे बढ़ पा रहे हैं बढ़ते चले जाओ। तो इस रिएक्शन के लिए ऑलरेडी केपी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू गामा, इक्विलिब्रियम वाले। और यहाँ पर बोला एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करना है kx, तो वहां पे मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन को मैं x से डिफाइन करता हूं। चलो ओके, नाउ x of c, that is the mole fraction raised to gamma at equilibrium, x of d at equilibrium raised to delta by x of a at equilibrium raised to alpha and x of b at equilibrium raised to beta, है ना। यही दोनों तो है। साथ ही साथ अब देखो यहाँ पार्शियल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से रिलेट करना है, अगर ऐसा करना है तो फिर क्या करना होगा, फिर ना कहीं से रिलेशन लाना पड़ेगा जो पहले पढ़ा था। तो पिछली बार पीवी इक्वल्स एनआरटी किया था,
इस बार याद करो, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए एक लॉ पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना। लोगों को याद नहीं होगा, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके रिवाइज कर लोगे, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर गैसेस स्टेट के प्लेलिस्ट में। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में किसी एक गैस का इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर पार्शियल प्रेशर देखना है तो दैट वाज पार्शियल प्रेशर वाज टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस। तो उस हिसाब से अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी चाहिए तो दैट विल बी टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी चाहिए तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी, ए का चाहिए तो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड बी का चाहिए तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी। ये तो करना है। अब इन चीजों को यहाँ पे रख देंगे, इसमें रख देते हैं केपी वाले एक्सप्रेशन में। तो केपी वाले एक्सप्रेशन में अगर इसको हम लोग रख दें तो केपी विल बिकम इक्वल टू, देखो हर जगह पिछली बार आरटी जो आ रहा था उसकी जगह पीपी आ जाएगा और बची हुई चीज ये केएक्स हो जाएगी ना। तो यहीं से साफ समझ में आ रहा है कि केपी जो है उसमें एक एक्स वाले जो टर्म है एक साथ अगर उसको कर दोगे तो विल बी गेटिंग के एक्स, है ना। तो इसको अगर हम लोग समराइज कर दें, तो अगर हम लोग समराइज कर दें ये हो गया केपी के एक्स इंटू पी रेज टू डेल्टा एन। ओके, मान लो केसी से रिलेट करने का था तो केपी का टर्म ऑलरेडी पता है, केपी इक्वल्स केसी इंटू आरटी रेज टू डेल्टा एन, है ना। के एक्स और केसी भी रिलेट हो जाता, बट ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, समझ लो एक तरीके से। दूसरे लैंग्वेज में बहुत ही रफली बोलूं तो जबरन का बनाया हुआ एक कंसेप्ट है के एक्स, ऑथेंटिक टर्म नहीं है, बट अगर बना दिया तो इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। क्लियर है सब लोगों को? चलो जी, नोट कर लिया ना सब लोगों ने? ओके, अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। यहाँ पर बोला था रिप्रेजेंटेशन फिक्स करके यूनिट ऑफ एक्टिव मास चेंज किया था, और अब क्या करेंगे, एक्टिव मास का यूनिट फिक्स करके, दैट मींस केसी या केपी की बात कर रहे हैं, सिर्फ केसी या सिर्फ केपी की बात करें, एंड इफ यू आर चेंजिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है पहले वो समझेंगे और फिर देखेंगे उसको चेंज करने से कहानी कैसे कैसे बदलती है। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन हटा रहा हूं, बाकी चीजें रहने देते हैं। So I'm talking about the second factor, which is representation of reaction. हाँ, चलो सबसे पहली बात ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लो एक कंटेनर है जिसके अंदर एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, N2 गैस, H2 गैस एंड NH3 गैस। ये सारी गैसेस हैं, इसका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है। हाँ जी, ये सब टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं संकेत, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं ऑब्वियसली वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। नाउ अब मान लो तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, N2 गैस, H2 गैस, NH3 गैस का। अगर मैं बोलूं रिएक्शन लिखो इस दिए हुए इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए, क्या क्या लिखा जा सकता है? देयर आर इनफाइनाइट वेज ऑफ राइटिंग द रिएक्शन फॉर दिस इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जैसे किसी ने कहा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि N2 गैस और H2 गैस को रिएक्टेंट मानते हुए मैं NH3 गैस बना देता हूँ। ये एक रिप्रेजेंटेशन है, बट इस रिप्रेजेंटेशन में भी किसी दूसरे को बोलेगा नहीं यहाँ टू इसका कोएफिशिएंट नहीं रखते, विल पुट द कोएफिशिएंट ऑफ NH3 एज 1, राइट? यू कैन आल्सो राइट दिस थिंग, ये भी रॉन्ग नहीं है ना। वैसा ही कोई बोलेगा नहीं ऐसा क्यों लिखा, NH3 को रिएक्टेंट बनाते हैं, N2H2 को प्रोडक्ट बनाते हैं, बिकॉज़ वी हैव सीन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, किसी भी तरफ से जाके इक्विलिब्रियम रीच कर सकता है ना। तो किसी ने कहा नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि NH3 एज रिएक्टेंट लिखना है मुझे, तो मैं ऐसे लिखूंगा और फिर आई विल बी मेकिंग N2 गैस एंड H2 गैस एंड इट विल रीच इक्विलिब्रियम। किसी ने कहा यहाँ पर भी NH3 का कोएफिशिएंट 2 क्यों, 1 रखते हैं, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। हाफ N2 गैस प्लस 2H2 गैस। किसी की मर्जी बोलेगा नहीं मेरे को यहाँ N2 का कोएफिशिएंट 2 रखना है तो इसका 6 रख देंगे, इसका 4 रख देंगे, तो है ना इनफाइनाइट तरीके से एक ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर के को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना। अब क्या इन सब रिएक्शंस के केस सेम होंगे? नो, केसी या केपी किसी भी एक रिएक्शन का चूज करोगे वो दूसरे के बराबर नहीं होगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन विल मैटर व्हाइल डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो अब उसी चीज को हम लोग सीखने वाले हैं कि डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस के साथ के इक्विलिब्रियम कैसे चेंज ना। उसके चेंज की जो कहानी है ना, उसको बुक में जो बताई जाती है बहुत ही इजी तरीके से बताई जाती है। जैसे एट इक्विलिब्रियम केसी अगर इसका लिखना चाहूं तो आई राइट NH3 का मोलरिटी रेज टू 2 डिवाइडेड बाय N2 की मोलरिटी रेज टू 1 इनटू H2 की मोलरिटी रेज टू 3। इसका भी लिख दूंगा और फिर इन दोनों को रिलेट कर दूंगा, दैट इज वन वे। लेकिन वो तरीका बुकिश है, बुक में बहुत ज्यादा मिलता है, तुम चाहो तो देख लो इसको, एक बार में देख के समझ में भी आता है। मैं जो काम करना चाह रहा हूँ वो एक दूसरा काम करना चाह रहा हूँ जिसको तुमको आगे पढ़ना ही है, और वो है डेल्टा जी नॉट और के का रिलेशन। सबसे पहले मैं वो रिलेशन बताता हूँ कि डेल्टा जी नॉट जो होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन होता है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। कैसे रिलेटेड है? तो ऐसे, दिस इज द रिलेशन। अब मान लो तुम्हारे पास दो रिएक्शंस दिए हुए हैं, तीसरे का पूछेगा तो याद करो अभी हेस लॉ। हेस लॉ में क्या बताया था कि एक रिएक्शन को रिवर्स किया तो उसके डेल्टा एच का साइन इनवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है ना। दो रिएक्शंस को ऐड किया तो उनके डेल्टा एच ऐड हो जाते हैं। एक रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा एच में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन वहीं पर मैंने ये भी बताया था दिस थिंग कैन बी अप्लाइड टू एनी स्टेट फंक्शन एंड दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। जैसे डेल्टा एच की जगह डेल्टा जी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, डेल्टा एस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं ना। सो यहाँ पे वही काम को डेल्टा जी नॉट के लिए यूज कर सकते हैं। तो मान लो लेट कोई रिएक्शन है, रिएक्शन वन जो है उसके लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डेल्टा जी नॉट 1 है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू के इक्विलिब्रियम 1 है। हम लोग लिख सकते हैं ना डेल्टा जी नॉट 1 इक्वल्स माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम 1, है ना, ये लिख सकते हैं। वैसा ही मान लो कि दूसरा रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन 2, जिसके लिए डेल्टा जी नॉट का वैल्यू डेल्टा जी नॉट 2 है, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू के इक्विलिब्रियम 2 है, एंड तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट 2 माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम 2। एक तीसरा रिएक्शन है, रिएक्शन 3, जिसके लिए डेल्टा जी नॉट 3 आता है एंड उसका के इक्विलिब्रियम 3 है। उसके लिए लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट 3 माइनस आर एल एन के इक्विलिब्रियम, है ना। क्लियर है पॉइंट? नो, तीन चीजें करते थे हेस लॉ में। एक रिएक्शन को रिवर्स करते थे, एक रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, तीसरा दो रिएक्शंस को ऐड करते थे। ये तीनों का इफेक्ट जो डेल्टा एच पे होता तो वही डेल्टा जी पे भी होगा। मतलब अगर रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो डेल्टा जी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा जी भी ऐड हो जाएंगे। रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेल्टा जी में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्लियर है पॉइंट? अब वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे केस 1, मान लो रिएक्शन 23 ले लिया is equal to माइनस ऑफ रिएक्शन 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट 3 विल बी माइनस डेल्टा जी नॉट 1। ये तो सीखा है, इज इट ओके? सो अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम 1, है ना। तो यहां से देखो क्या हो गया, एल एन के इक्विलिब्रियम 3 जो है वो हो गया माइनस एल एन के इक्विलिब्रियम 1। अभी याद करो मैंने बताया माइनस एल एन एक्स इज एल एन 1 बाय एक्स हो जाता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल एन के इक्विलिब्रियम 3 इज एल एन 1 बाय के इक्विलिब्रियम 1। और यहीं से समझ में आ गया कि के इक्विलिब्रियम 3 जो होगा वो 1 बाय के इक्विलिब्रियम। इज इट ओके? तो यहां से क्या समझ में आया कि रिएक्शन को अगर रिवर्स करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्स हो जाता है ना। इतना नोट कर जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। तो जैसे डेल्टा एच का सिर्फ साइन रिवर्स करते थे, यहाँ के इक्विलिब्रियम का साइन रिवर्स नहीं होगा, के इक्विलिब्रियम हमेशा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन वो इनवर्स हो जाएगा। मान लो एक रिएक्शन का के जो है वो 2 है तो उसके रिवर्स रिएक्शन का के 1/2 हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
अगर एक रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम 2 दिया हुआ है, मान लो इस एग्जांपल लिख के देते हैं, मान लो दिया हुआ है N2O4 गैस गिविंग 2NO2 गैस और इसका के इक्विलिब्रियम इज 2। तो अगर पूछ दे 2NO2 गैस गिविंग N2O4 गैस, इसका के इक्विलिब्रियम कितना होगा, इसका के इक्विलिब्रियम विल बिकम 1/, ठीक है, सिंपल। ओके, तो जब भी रिवर्स करोगे रिएक्शन को तो के उसका इन्वर्टेड हो जाएगा, इनवर्स। दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड केस जो मैंने बोला, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या, तो केस 2 इफ रिएक्शन 3 is equal to some number alpha into reaction 1, ऐसा तो क्या होगा, मतलब एक रिएक्शन में अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर के इक्विलिब्रियम आएगा। फिर से कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, डेल्टा जी नॉट 3 विल बी अल्फा डेल्टा जी नॉट 1, और फिर से फॉर्मूला लगा माइनस आर टी ln के इक्विलिब्रियम 3 will be equal to alpha minus RT ln के इक्विलिब्रियम 1, है ना। अभी क्या होगा, माइनस RT से डिवाइड कर दो, ln के इक्विलिब्रियम 3 is equal to alpha ln के इक्विलिब्रियम 1। A ln B को हम लोग लिख सकते हैं ना ln B raised to A, है ना। So that's why it can be written as ln के इक्विलिब्रियम 3 is equal to ln के इक्विलिब्रियम 1 raised to alpha। So that's why यहाँ से समझ में आता है A equilibrium 3 is equal to A equilibrium 1 raised to alpha। तो यहाँ क्या समझ में आया फाइनल रिजल्ट की रिएक्शन में अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो K रेज टू अल्फा हो जाता है नए रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 2NH3 gas giving N2 gas plus 3H2 gas और इसका के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, मान लो कुछ भी K1 दिया, ठीक है। देन मान लो NH3 gas giving half N2 gas plus 3/2 H2 gas, इसका के पूछा तो क्या बोलेंगे, बताओ जरा। रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई किया है, 2 से नहीं किया है, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करते तो ये आता है ना, नॉट 2। तो हाफ से मल्टीप्लाई किया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट will be K1 raised to, okay, that means root। ओके, चलो एक लास्ट केस देखते हैं, दो रिएक्शंस को अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा। केस 3 की बात करते हैं, वहां बोलते हैं कि दो रिएक्शंस को ऐड किया तो, अभी तो तुम खुद से भी कर सकते हो। सो इफ reaction 3 is actually reaction 1 plus reaction 2, तो क्या होगा, डेफिनेटली डेल्टा जी नॉट 3 will be delta G naught 1 plus delta G naught 2, simple। So that's why minus RT ln K equilibrium 3 will be equal to minus RT ln K equilibrium 1 plus minus RT ln K equilibrium 2, और इसी में से माइनस RT से डिवाइड कर दो, that is simply ln K equilibrium 3 is equal to ln K equilibrium 1 plus ln K equilibrium 2। अब ln A plus ln B becomes ln A into Bn, that's why this becomes ln K equilibrium 3 is equal to K equilibrium 1 into ln into K equilibrium 2। तो यहाँ से समझ में आ गया कि K equilibrium 3 is equal to K equilibrium 1 into K equilibrium 2। That says कि अगर तुमने रिएक्शंस को ऐड किया है तो उनका K जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है to give the equilibrium constant of the new reaction।
तो इन्हीं तीनों को मिला के एक जनरल रिजल्ट मैं बताता हूँ। मान लो जरूरी कि डायरेक्ट ऐड करने से तीसरा रिएक्शन मिल जाए, उसमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। सो इन जनरल इफ reaction 3 is equal to alpha into reaction 1 plus beta into reaction 2, तो फिर से डेल्टा जी पे वही रिलेशन लगा देंगे ना, तो डेल्टा जी नॉट 3 will be alpha into delta g naught 1 plus beta into delta g naught 2, और इसी को जब सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के will be getting k equilibrium 3 will be k equilibrium 1 raised to alpha into k equilibrium 2 raised to beta, है ना, क्योंकि नंबर से मल्टीप्लाई पर करने पर रेज टू में आ जाता है और दो रिएक्शंस को ऐड किया तो उनके के मल्टीप्लाई हो गए। दैट फॉर्मूला जनरल, नोट कर जाओ इसको। तो फाइनल रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट, वही तीन चीजें हैं, एकदम सिंपल से लाइन में बोल देता हूं। रिएक्शन को रिवर्स किया के इनवर्स हो, रिएक्शंस को ऐड किया के मल्टीप्लाई हो, रिएक्शन में नंबर से मल्टीप्लाई किया के रेज टू दैट नंबर हो जाएगा। सिंपल। चलो हो गया ना, एक क्वेश्चन छोटा सा करके और फिर एंड करेंगे लेक्चर आपका। एक छोटा सा क्वेश्चन करके, अभी हो गया ना सब लोगों का। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। दो रिएक्शन का के दिया हुआ है, केपी दिए हुए है, और तीसरे रिएक्शन का केपी पूछ रहा है। सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, 2 मिनट का टाइम लो, आंसर बताओ, फिर हम लोग सॉल्यूशन। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ओके, और ये कहानी हम लोगों ने की है हेस लॉ में। जिनको अभी भी डाउट रहेगा दो रिएक्शन के कॉम्बिनेशन से तीसरा कैसे निकालेंगे, हेस लॉ जाके रिवाइज कर लोगे थर्मोडायनेमिक्स वाले प्लेलिस्ट से, है ना। दो रिएक्शन से तीसरा कैसे करते, तो मैंने बताया था जो यूनिकली प्रेजेंट हो एक ही रिएक्शन में, यूनिकली प्रेजेंट हो एक रिएक्शन में, उनको टारगेट करना है पहले, है ना। देखो यूनिकली प्रेजेंट है A2 एंड A2B4, बी देखो दोनों रिएक्शन में, तो उसको टारगेट नहीं करेंगे, वो अपने आप मैनेज करेगा। अथरवाइज सिंह √2। ओके, एनी अदर आंसर और सेम आंसर, बाकी किसी का कोई आंसर? ओके चलो देखते हैं इसको। मुझे ये रिएक्शन चाहिए, उसमें A2 चाहिए विच इज यूनिकली प्रेजेंट है, A2B4 चाहिए विच इज यूनिकली प्रेजेंट है। डी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो दोनों जगह दिख रहे हैं, तो वो अपने आप मैनेज कर लेगा और वो चेक भी कर सकते हैं ना। A2 चाहिए मुझे राइट साइड में। रिया का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। अथर्वा माइनस में के नहीं हो सकता, एट इक्विलिब्रियम के का एक्सप्रेशन मोलरिटीज के टर्म में, उसमें माइनस कैसे आएगा? सो माइनस कैन नॉट बी, के इक्विलिब्रियम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 8√2 नो, दैट इज आल्सो नॉट द राइट आंसर, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। तो सबसे पहला काम सीखेंगे कि इसको कैसे तैयार करेंगे इन दोनों से। ये काम हेस लॉ में किया है हम लोगों ने कि A2 चाहिए मुझे राइट साइड में विद कोफिशिएंट हाफ, A2 मिल रहा है मुझे लेफ्ट साइड में विद कोफिशिएंट 1। तो थर्ड रिएक्शन अगर मुझे चाहिए और उसमें A2 राइट साइड में चाहिए विद कोफिशिएंट हाफ, तो इसको पलटना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई माइनस एंड हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कोफिशिएंट हाफ मिल जाए। तो ऐसा करने से अब A2 गैस हाफ A2 गैस राइट साइड में मिल जाएगा मुझे। दूसरा A2B4 मुझे चाहिए लेफ्ट साइड में, मिल रहा है राइट में, फिर से इसको रिवर्स करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई अगेन माइनस, और A2B4 का भी कोएफिशिएंट हाफ चाहिए, यहाँ 1 दिख रहा है, दिस विल बी अगेन हाफ इनटू 2। ऐसा करके हाफ A2B4 इधर मिल जाएगा। इन दोनों के हिसाब से देखोगे 2AB दोनों में हाफ से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आउट कर लेगा, और B एग्जैक्टली 2 भी मिल जाएगा हम लोगों को राइट साइड में, वो चेक कर सकते हो तुम, ये हम लोगों ने किया। इसी को अब मैं लिख सकता हूँ ना, 3 is equal to minus half into 1 plus minus half into 2। और ऐसा करने के टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, k of the third reaction will be k1 raised to minus into k2 minus half। ये तो रिजल्ट सीखा जनरल वाला, इसी को सॉल्व कर देना है। तो इसमें ये कितना आएगा, तो 1/k1 into k2 raised to half हो जाएगा, है ना। ये नीचे जाएगा k1 रेज टू हाफ, नीचे जाएगा k2 रेज टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। दिस बिकम्स 1/4√2 into 2√2 and raised to half
ये देखो नीचे आ गया 16, 1/16 रेज़ टू हाफ इज़ 1/4, दैट इज़ द आंसर। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/4। एक बार देख जाओ, कहीं डाउट है तो पूछ लो। फिर से रिपीट कर देता हूँ। थर्ड रिएक्शन 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से कैसे आएगा, ये हम लोगों ने देखा है हिस्ट्री में, उसको रिवाइज करो। A2 चाहिए राइट साइड में, जिस साइड में चाहिए उसके अपोजिट में मिल रहा है, तो माइनस और कोफिशिएंट मैनेज करने के लिए हाफ से मल्टीप्लाई करो। वैसे ही A2B4 के लिए जस्ट अपोजिट साइड में दिख रहा है, तो इसको भी रिवर्स करना होगा, तो फिर से माइनस और हाफ से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो नाउ अब क्या हुआ है, तो रिवर्स करके देखो, के नीचे आना चाहिए तो नीचे आया है ना। एक तो वो तरीका है, इंडिविजुअल तरीके छोटे छोटे जो बताए तो वो चलेगा, लेकिन एक दूसरा तरीका जो जनरल रिजल्ट बोला था, माइनस हाफ से 1 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो K1 रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा। माइनस हाफ से 2 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो K2 रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, और फिर दोनों को ऐड किया है तो दोनों के बीच में इनटू हो जाएगा। और इसी को सॉल्व कर देना है। 4√2 into 2√2 कितना हो गया, 4 into 2 8, √2 into √2 is 2, तो 8 into 2 is 16, तो 1/16 raised to half का मतलब है 1/√16, दैट इज 1/4। ठीक है, नोट कर लिया सब लोगों ने? चलो, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे कि कैसे, अगर एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का, कैसे पता करेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, एंड कैसे डिसाइड करें, क्या क्राइटेरिया होगा। तो देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच विल बी कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाइल कंपेयरिंग के एंड दैट रिएक्शन कोशेंट, वी कैन डिसाइड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और नहीं है तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कब तक करेगा। ठीक है, तो दैट विल बी द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो, ओके, बाय एवरीवन।